Good morning, students. Welcome again in political science class. And this is the class of 11th, and we are doing our third chapter. And the name of the chapter is Election and Representation. हिंदी में मीनिंग हो गया बेटा इसका चुनाव और प्रतिनिधित्व। और हम लोग जो कर रहे थे बेटा, हमने जो टॉपिक उठा रखा था ये देखिए, इससे पहले जो वीडियो में हमने किया था वो किया था, ये मैं आपको दिखाऊं, कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अगर इससे पहले वीडियो आप देखोगे तो उससे पहले वीडियो में बेटा हमने एफपीटीपी सिस्टम के बारे में बताया था और पीआर सिस्टम के बारे में बताया था, और उसके बाद हमने आप लोगों को दोनों में क्या किया था, डिफरेंस बताया था, यानी दोनों में क्या फ़र्क है। तो भारत में जो चुनाव प्रणाली जो है वो हमने एफपीटीपी, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, यानी जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही कैंडिडेट जीतता है। और ये हमारे पास है पीआर सिस्टम, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उतने प्रतिशत ही सीटें मिलेगी पार्टी को। ये अलग अलग दोनों सिस्टम हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा आज का, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम, यानी हम लोगों ने इस प्रणाली को क्यों अपनाया है। कौन सी प्रणाली को? कि जैसे आप लोग देखते हो कि जिससे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही जीतता है, यानी पार्टी को तो वोट मिलते हैं केवल 30% और उसके विपक्ष में 70% है, और जो 30% वोट मिले वही सत्ता में रहती है, यानी उसको पावर गेन हो जाती है। तो हमने इसे क्यों अपनाया, आइए इसके बारे में हम जानें। द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गैस। इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल नहीं होता है। इफ़ यू हैव केयरफुली रीड द बॉक्स एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शन। अगर हमने पीआर सिस्टम को अगर ध्यान से पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं बेटा, द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल, अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो बेटा अब लगभग 130 करोड़ के आसपास है, और सभी जो वोटर्स हैं उनको इतना ज्ञान नहीं है कि भाई, क्योंकि हम सभी को भी इसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है कि भाई हमें पीआर सिस्टम से कैसे वोटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमने इसे क्यों अपनाया है। देयर इज ऑल्सो ए क्लियर वॉइस प्रेजेंटेड टू वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। यहाँ हम एक चीज़ आपको बता दें कि जितने भी हमारे वोटर्स हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो किस तरह इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करते हैं। वोटर्स हैव टू सिंपल एंडोर्स ए कैंडिडेट और पार्टी व्हाइल वोटिंग। जब मतदाता अपना वोट डालता है तो या तो कैंडिडेट की तरफ ध्यान देता है या पार्टी की तरफ वोटिंग करते वक्त। और अगर हमें पार्टी की नीति अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए मोदी की नीति हमें अच्छी लगी तो हम मोदी को वोट करते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, नीति अच्छी नहीं लगती, हम कैंडिडेट को भी वोट करते हैं। लेकिन अब ये जो इतना डिफरेंस है, इसको समझ पाना एक आम वोटर के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। हमारा एक इतना बड़ा देश है जिसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान निर्माता है, उन्होंने एफपीटीपी सिस्टम को ही बेहतर माना, और ये सिस्टम ही हमने अपने इंडिया में लागू किया है। क्योंकि इस सिस्टम के दौरान इसमें पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जीतकर आता है, और जीतकर कौन आता है? जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं है। पूरा देश एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, प्रत्येक पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, उसमें जितने प्रतिशत वोट मिले हैं पार्टी को उतने प्रतिशत ही कैंडिडेट जीतकर जाते हैं।
इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट से भरा हुआ है। ये मैं आप लोगों को एक कार्टून दिखाता हूँ जो बहुत पहले का है। दीज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये जो बड़े बड़े मेंबर आप देख रहे हो, सरदार पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है इत्यादि, और ये नीचे छोटा सा विपक्ष दिखाया गया, देखिए, यानी गवर्नमेंट का चेहरा बड़ा और विपक्ष का छोटा। तो देखिए क्या कह रहा है, दीज मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू टीनी अपोजिशन। टीनी अपोजिशन का मीनिंग होता है जब विपक्ष बिल्कुल छोटा हो तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। वाज दिस इफेक्ट आवर इलेक्ट्रल सिस्टम, क्या इससे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। मोर इम्पोर्टेंटली द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो फेल्ट दैट PR बेस्ड इलेक्शंस मे बी suitable for giving a stable government in a parliament system। जिससे हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये महसूस किया था कि जो PR सिस्टम है यानी समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो भारत की राजनीति में एक स्टेबल यानी स्थायी सरकार दे सकता है। ठीक है, वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर में जो संसदीय प्रणाली जो है यानी लेजिस्लेचर, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्लियर पता लग जाएगा। दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर। इस प्रणाली ये जो मांग करती है कि एग्जीक्यूटिव के पास मेजोरिटी होनी चाहिए संविधान में। यू विल नोटिस दैट PR सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजोरिटी, और PR सिस्टम जो हमारे पास होता है बेटा उसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes। तो वो शेयर ऑफ वोट्स के पर हमें मिलेंगे यानी वोटों का प्रतिशत। द FPTP, इधर ये बॉक्स आप लोगों के सामने दिखाया गया है। अगर हम PR सिस्टम अगर हम करते हैं तो ये प्रतिशत हमारे पास है, इसको हम बाद में बताएंगे बेटा। System generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats। PR सिस्टम जो कभी तो है आपको स्थायी गवर्नमेंट भी दे सकता है और कई दफ़ा जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, जिससे सरकार जो अस्थायी होती है। इसलिए भारत के अंदर अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, भारत के अंदर एक स्थायी सरकार के लिए हमारे जो वोटर्स जो है या हमारे जो संविधान निर्माता जो है उन्होंने FPTP सिस्टम को हमारे पार्लियामेंट गवर्नमेंट के लिए लागू किया, यानी लोकसभा इलेक्शन के लिए इसको हमने बेहतर समझा। तो कल हम टॉपिक लेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी हमारे पास कुछ आरक्षित क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो वो क्यों होती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।